बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। एक और खिलखिलाती पॉजिटिव और अमेजिंग मॉर्निंग के साथ मैं जुगन काजिम आपकी मेज़बान आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, मेज़बान तो हूँ लेकिन माँ भी हूँ, और क्योंकि माँ हूँ तो अक्सर माँओं के मसाइल आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, जिनमें से एक बहुत बड़ा मसला है स्कूल बैग्स का। देखिए, बीमारियां तो हज़ारों आजकल घूम रही हैं, फिर रही हैं, मतलब आपको पता ही है, कोविड अपनी जगह है, हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसकी शिद्दत कम हो गई है। डेंगू बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, वायरल इन्फेक्शंस फैली हुई हैं, लोगों के गलों में इशू पड़ रहा है, आंखें, जो आंखों का कंजक्टिवाइटिस का इशू चल रहा है, रेड आई का जो इशू चल रहा है, वो भी लोगों को बहुत बॉदर कर रहा है। तो लोग हर तरीके से किसी न किसी टेंशन में मुब्तला हैं। उसके साथ जब स्कूल बैग का एक अजाब गले पड़ जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वाई? बिकॉज बच्चे छोटे छोटे से होते हैं, स्कूल बैग उनसे डबल साइज़ के होते हैं। किस तरह वो उन स्कूल बैग्स को कैरी करें? इतने हैवी स्कूल बैग्स को जब बच्चे कैरी करते हैं तो उनके कंधों में इशू हो जाता है। अच्छा, वो ट्रॉली बैग्स भी अब आ गए हैं जिनको आप खींच सकते हैं, लेकिन मुझे इतना अफसोस होता है कि इतना भारी बैग छोटा सा बच्चा घसीट के लेके जा रहा है। किताबों के बोझ के नीचे बच्चा बिल्कुल जो है ना, वो जैसे कुचला जाता है, दब जाता है। हमें थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। व्यूअर्स, बाहर के ममालिक में बहुत मुख्तलिफ सिलसिला होता है। बच्चे हाई स्कूल में भी होते हैं, अपनी ग्रेजुएशन के एंड में होते हैं, लेकिन उनके स्कूल बैग में इतना सारा कुछ नहीं होता। जो किताबें उनको अपनी पढ़ाई के लिए या उस दिन के मतलब टेस्ट या कोई भी इस किस्म की चीज़ हो या कोई होमवर्क हो, तो वो किताब वो घर लेके आते हैं। बाकी स्कूल्स में उनके पास लॉकर होते हैं। लॉकर इतने साइज़ के होते हैं या इतने साइज़ के होते हैं, उनके अंदर बच्चे खोलते हैं, उसके अंदर अपना सामान रखते हैं, उनके पास अपने लॉकर की कॉम्बिनेशन होती है, और इस तरह से बच्चों के अंदर एक तो थोड़ा सा जिम्मेदारी का अंसर भी पैदा होता है, और उसके साथ साथ ये जो इतने हैवी बैग्स कैरी करना का सिलसिला है, अगर पूरी दुनिया इस तरफ चली गई है तो पाकिस्तान को भी इस तरफ ज़रूर जाना चाहिए। और मैं सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट करूँगी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी प्राइवेट, जो भी हैं, कि प्लीज़ स्कूल बैग्स के बारे में थोड़ा सा सोचें। बच्चों की कमर रह गई है, बैक के इश्यूज़ हो जाते हैं, और इतनी छोटी उम्र पे जब बॉडी और बोन्स फिर भी थोड़ी सी सॉफ्टर होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, बहुत इशू बन जाता है। देखिए, अब नूर बानो 3 साल की माशाल्लाह होने वाली हैं, हसन 7 साल के होने वाले हैं दिसंबर में, और हमज़ा 17 का है। हमज़ा जिस साइज़ का बैग कैरी करता है, उतने साइज़ का बैग नूर को और हसन को तो नहीं कैरी करना चाहिए। वो छोटे छोटे से बच्चे हैं। आई मीन, आई डोंट नो, अब तो हैंड बैग्स भी ख़वातीन के जब ज़्यादा हैवी होते हैं, मैं बहुत हैवी बैग कैरी करती हूँ, तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जुगन तुम्हारे कंधे रह जाएंगे। इट्स ट्रू, वो बैग मैं 15-20 मिनट से ज़्यादा कैरी करती हूँ बाजू के ऊपर। अगर कहीं वॉक पे जाना या कोई काम हो तो लिटरली जिस साइड पे बैग कैरी कर रही होती हूँ, गर्दन में दर्द शुरू हो जाती है। तो वो तो मेरा इतना सा बैग है जिसके अंदर मतलब कुछ वो हैं हैवी चीज़ें, बट इतना भी कोई भारी बैग नहीं है। तो जो छोटे छोटे बच्चे इतने हैवी बैग्स अपने कंधों पर कैरी कर रहे हैं, उनका क्या हाल होता होगा? सो द फैक्ट इज़, थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर, एंड बाय द वे ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप जिधर भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे जाके एक रिक्वेस्ट तो पुट कर सकते हैं। सारे अगर पेरेंट्स मिल के एक रिक्वेस्ट फॉर्म बना लें और उसके ऊपर सब साइन कर दें कि जी प्लीज़ कोई ऐसा सिलसिला बनाएं, या तो बच्चों के स्कूल की किताबें टीचर्स जो हैं बच्चों को दे के भी आपका होमवर्क है, आप ये वाली और ये वाली बुक ले जाएं। कुछ स्कूल्स में ऐसा हो रहा है और बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि बच्चों में एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, पेरेंट्स के लिए भी आसानी हो जाती है। क्योंकि देखिए, माएँ भी काम कर रही हैं आजकल, बाप भी काम कर रहे हैं, घर में नानी दादी या दादा और नाना देख रहे होते हैं बच्चों को, या घर में कोई रिलेटिव या फैमिली मेम्बर कोई बच्चों को देख रहा होता है, तो बहुत बर्डन पड़ जाता है जब उनको एक एक किताब में चेक करना पड़ता है कि क्या होमवर्क वटेवर। एक तो होमवर्क डायरी एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें लिखा हुआ होता है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। व्हाट्सएप के ग्रुप्स बहुत सी पेरेंट्स के बने हुए हैं, जिस तरह मेरे तीनों बच्चों के अलग-अलग के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनकी क्लास के, और उसके अंदर अपडेट होती रहती है। जैसे कि आज बच्चों ने क्योंकि कुछ दिन पहले ईद मिलादुन्नबी गुजरा, और देन ऑफ कोर्स मौका नहीं मिला क्योंकि फ्राइडे और थर्सडे दोनों दिन छुट्टी थी, तो आज स्कूल में उन्होंने एक सेलिब्रेशन रखी है। तो बच्चों को शलवार कमीज़ वगैरह पहन के जाना था, आज स्कूल बैग नहीं लेके जाना था। नॉर्मल कपड़े या जो किनको कहते हैं कैजुअल कपड़े पहनने की बच्चों को इतनी खुशी नहीं थी जितना वो भारी बैग ना उठाने की उनको खुशी थी। सो प्लीज़ थोड़ा सा अपने स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जाके बात करें। एक पेरेंट भी जाके बात कर सकता है, सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है कि जी ये इतना भारी स्कूल बैग के सिस्टम का कुछ करें। सो व्यूअर्स, एक ये बात आपके नोटिस में लेके आनी थी। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग खुद ही कर देते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको नोटिस में लाना पड़ता है। अगर आप ये चीज़ नोटिस में ले आएंगे
तो मेरे ख्याल से आपके बच्चों के लिए भी आसानी होगी और आप लोगों को भी। आई एम श्योर अगर हर रोज़ नहीं तो एट सम पॉइंट जब आप वो इतने भारी बैग्स देखते हैं तो तकलीफ़ तो होती होगी ना कि ये क्या सिलसिला है और क्यों हमारे बच्चों को इतने हैवी बैग्स उठाने पड़ते हैं। हमने भी उठाए हैं, बट द पॉइंट इज़ अगर एक चीज़ गैर ज़रूरी है तो अगर पहले गलत चीज़ हो रही थी तो अब तो उसको रोका जा सकता है। सो दिस हैवी स्कूल बैग थिंग इज़ अ मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न। अच्छा, बहुत से जगहों पे ये भी है कि एक सिर्फ सिंपल लैपटॉप या टैब या कोई जो होता है उसको लेके बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में हर बंदा हर बच्चे के लिए टैब और लैपटॉप वगैरह अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, जबकि आगे जाके ये भी एक रिक्वायरमेंट बन गई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके बगैर गुजारा मुश्किल हो गया है। सो स्कूल बैग्स भी हो गए, भारी किताबें भी हो गई, बीच में आपने लैपटॉप और टैब भी डाल दिए, तो आप सोचे कि अगले बंदे का हाल क्या होता होगा। एटलीस्ट हमारे वक्तों में ये वाली चीज़ें तो नहीं होती थी। आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू कॉलेज इन कैनेडा, तब लैपटॉप साथ ले जाना होता था, लेकिन होता ये था कि स्कूल की जो यूनिवर्सिटी की बुक्स थी वो आप घर पर ही पढ़ते थे, या जो आपकी क्लास होती थी, जिस तरह उस दिन अगर 3 क्लासेस है तो 3 किताबें आपने अपने लैपटॉप के बैग में ही डाली, लैपटॉप आपने कंधे पे रखा और आप निकल पड़े। उस वक्त तो तब थे भी लैपटॉप्स भारी, अब तो एटलीस्ट अल्लाह का शुक्र है लैपटॉप्स बहुत लाइट हो गए हैं, तो इट्स स्टिल अ लिटिल ईजियर। बट ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी भी आसान कर सकते हैं, लेकिन अपने से ज़्यादा अपने बच्चों को एक तकलीफ़ के अंसर से बाहर निकाल सकते हैं। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी शेफ़ भी बड़ी गौर से बात सुन रही थी, शायद उनकी भी कोई फीडबैक है इस पॉइंट से रिलेटेड, खुद भी गुजरी होंगी स्कूल बैग वाले मसले से। और एक बात बताऊँ व्यूअर्स, जो बच्चे सिंगल पसली होते हैं ना, जिस तरह मेरा हसन है, बिल्कुल ही बारीक सा बारीक बच्चे होते हैं ना, उन पे सबसे ज़्यादा ये मुश्किल गुजरता है मरला। लोग कहते हैं ना बड़े एक्टिव हैं, एक्टिव तो होते हैं लेकिन भारी बैग उठाना मत मारी जाती है। तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ कनीज़ फातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, लुकिंग गुड, थैंक यू। स्कूल बैग पे आपको बड़ा दुख हो रहा था? इवन अभी भी है। अभी भी है? अभी भी है। तो मुझे बताओ, ये मैं सही नहीं कह रही कि मतलब अगर कोई लॉकर्स का सिस्टम हो जाए, बंदा अगर जैसे कि culinary इंस्टीट्यूट जाके बंदा पढ़ता है और वहाँ पे काम करता है, अगर आपके पास कोई लॉकर्स हों जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। ऐसा ही है। और देखो, जिस चीज़ का होमवर्क है वो वाली किताब घर आए, जब 15 किताबें जाती हैं, 15 किताबें आती हैं, देखो हर सब्जेक्ट की 2-2 किताबें तो होती हैं। बिल्कुल। अब वो किताबें भी दी जाती हैं जो रीडिंग के लिए दी जाती हैं कि भाई ये वाली बुक्स आपने घर पे पढ़नी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही है, एक बैग में कम से कम 20 बुक्स तो होंगी, क्योंकि कॉपीज भी डाल लो, बुक्स भी डाल लो, तो वो तो एक बिल्कुल ही हाल ख़राब हो जाता है। और फिर पेंसिल बॉक्स हो जाता है, ऑब्वियसली लंच बॉक्स और पानी की बोतल, मतलब बहुत भारी हो जाते हैं। देखिए, हम भी पानी की बोतल अगर 5-10 मिनट कैरी कर रहे हो तो हम हाथ बदल लेते हैं कि यार काफ़ी देर से एक चीज़ कैरी कर रहे हैं। तो आप सोचे कि बैग जो कंधों पे जाना है, मुझे तो बहुत ये चीज़ बॉदर करती है। बच्चों की बैग की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आगे जाके, यू नो। ऐसे ही है। एनीवे, बना क्या रहे हैं किचन में? आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का पराठा रोल। चिकन टिक्का पराठा रोल, यस। ओके, यानी कि टिक्का पराठा रोल। टिक्का भी मिलेगा, पराठा भी मिलेगा। Very nice. 2 in 1. And the people who are dieting can have just the tikka and the raita and the salad with it. आप पराठा ना खाएं। और जो लोग डाइट नहीं कर रहे या बच्चों वगैरह के लिए बड़ी मज़े की और चटपटी सी रेसिपी है। बिल्कुल। सो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पराठे के लिए जो हमें चाहिए वो है 1 किलो मैदा, 1 अदद अंडा, नमक आधा चाय का चम्मच, तेल 3 खाने के चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच। चिकन मैरिनेशन के लिए मुर्ग का गोश्त 1 किलो, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला आधा खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, दही 1 कप, नींबू का रस 3 खाने के चम्मच, जर्द रंग 1/3 चाय का चम्मच, कोयला धुएँ के लिए, मायो सॉस के लिए दही 2 कप, मायोनीस 1 कप, नमक आधा चाय का चम्मच, लहसुन हस्बे ज़रूरत। हरी चटनी के लिए इमली 2 कप, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, लहसुन 3 जवे, नमक आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हरा धनिया आधा कप, पुदीना 1 कप। असेंबलिंग के लिए पराठा, टिक्का बोटी, प्याज, मायोनीज और हरी चटनी वगैरह। अच्छा, तो आपने बेसिकली जो चटनी है हरी, उसको इमली और हरी की चटनी कंबाइन करके बना ली है। हाँ, वैसे ये भी एक सेंसिबल चीज़ है। देखिए, डालनी तो हमने सारी चीज़ें एक ही मतलब एक साथ ही हैं। सो अगर आप कंबाइन करके बना ले तो आसान हो जाता है, वरना इमली की चटनी अलहदा, पुदीने की चटनी अलहदा, रायता अलहदा। ऐसे ही है। मैं पता क्या करती हूँ, घर में रायते के अंदर ही थोड़ा सा वो सैलेड मिक्स करके बना लेती हूँ, उसमें सोक हो जाता है ताकि वो प्याज वगैरह की भी थोड़ी स्मेल सेटल हो जाती है। दूसरी साइड पे इसी तरह हम मिक्स चटनी बना लेते हैं। आपने जो भी है आपके घर में, अगर आलू कीमा बचा हुआ है, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, वो आपने पराठे के बीच में डाली, ऊपर से आपने ये 2 सॉसेस डाल दिए, उसको फोल्ड कर दिया, बड़ा मज़े का पराठा बन जाता है। पराठा ऐसे ही है। हाँ, ईजी है। 50 चीज़ें डालना मुश्किल हो जाता है
तो वही आप 2 का मिक्सचर कर लो, इजी हो जाता है। हाँ। सो अब जो इसका मेथड है वो ये है कि सबसे पहले पराठा आपने अच्छा सा मैदा वगैरह गूंद लेना, उसमें अंडा, नमक, चीनी वगैरह और 1-2 घंटे का स्टे दे देना है। दूसरी तरफ जो हमारी तिक्का बोटी है, तिक्का बोटी में जितने भी मसाले वगैरह उसको आपने दही लगा के, नींबू लगा के मैरिनेट कर देना है। मैरिनेट आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं या 1 आवर भी इनफ है। उसके बाद जब पक जाए आपने कोयले का धुआं दे देना है। और जो मायोनीज सॉस है, मायोनीज सॉस में आपने दही और मायोनीज़, नमक और चॉप्ड गार्लिक, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये आपका मायोनीज़ सॉस तैयार हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो हरी चटनी है हमारी, उसमें इमली, पुदीना, हरी मिर्चें और धनिया और ज़ीरा, नमक, बस ये सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड कर देनी है। और एंड पे आपने असेंबल कर देना है। असेंबल इस तरह से करना है कि आपने पराठे के ऊपर पहले तिक्का लगाना है। तिक्का लगाने के बाद उसमें आपने मायो सॉस, हरी चटनी और प्याज वगैरह जो आपको वेजीज़ पसंद है, लाइक जो पिकल्ड चिलीज़ होती हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। और कैरेट, प्याज वगैरह, और उसको आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं या कोई भी इमली या पुदीने की चटनी के साथ। इट्स अप टू यू। साउंड्स डिलीशियस, थैंक यू सो मच। यहाँ पे व्यूअर्स, ब्रेक में जाने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि हम अब नेक्स्ट सेगमेंट में क्या बात करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, जहाँ पे मैंने स्कूल बैग्स का भारी होना एक बीमारी से कनेक्ट किया, कंबाइन किया, वहाँ पे एक ऐसी वायरस, एक ऐसी बीमारी फैली हुई है जो बहुत स्पीड से भी फैल रही है और लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे। देखिए, कोविड एक मुख्तलिफ बात थी। कोविड में चीज़ें इवॉल्व हुई, उसके हिफाजती टीके लगाए गए। कोविड की फिर भी पहले से अब काफ़ी कम शिद्दत हो गई है, लेकिन लोगों ने एहतियात करनी बिल्कुल छोड़ दी। चलें, उधर तो फिर भी बच बचाव इस लिहाज से हो गया कि उसकी शिद्दत भी कम हो गई और हमारी बॉडीज़ ने भी अडेप्ट कर लिया, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। लेकिन डेंगी एक जानलेवा बीमारी है जिससे आपकी डेथ भी वाक़ई हो सकती है और कभी कभी थोड़ी सी बेएहतियाती की वजह से भी मामला ज़्यादा बिगड़ सकता है। अव्वल तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। अगर हम अपने आप को पहले ही डेंगू से महफूज रख लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो फिर ना तो हमें अस्पतालों में अपना वो करवाना पड़ेगा एडमिशन, ना ही हमें अपने आप को मेजर किसी ट्रीटमेंट से गुजारना पड़ेगा। और बात यह है कि व्यूअर्स, डेंगू एक बंदे को भी घर में हो जाए तो पूरा फैमिली मुतासिर हो जाती है, क्योंकि उस बंदे की केयर बहुत ख़ास किस्म की करनी पड़ती है। और ना तो कोई ऐसी दवाई है कि आपने खा ली तो फ़ौरन आपका डेंगू ख़त्म हो गया, जैसे कि दूसरी कुछ बहुत सी बीमारियों में होता है। मलेरिया चलो होता है तो उसके लिए एंटी मलेरिया आपको दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको पेन किलर्स पे ही मैनेज करना है और बड़ी ही पेनफुल और अजियतनाक बीमारी है। और हो गया डेंगू, 7-10 दिन गुजरे, आप उस तरह से टेक्निकली ऑन पेपर ठीक हो गए, प्लेटलेट भी बैलेंस में आ गए, लेकिन उसके बाद बंदे को 4-6 हफ्ते लगते हैं वापस नॉर्मल होने में। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो 3-3 महीने तक वापस जो है अपनी नॉर्मल रूटीन पे नहीं आ सके। सो व्यूअर्स, प्लीज़, एक जानलेवा बीमारी जो आपके पूरे घर को मुतासिर करती है और जिस बंदे को होता है वो इतनी अजियत से गुजरता है, हम क्यों नहीं प्रिवेंटिव मेजर्स लेते। आज गाइडेंस लेने के लिए हमने स्पेशली एक एक्सपर्ट को इनवाइट किया जिनसे ब्रेक के बाद बात करेंगे। प्लीज़ गौर से उनकी बात सुनिएगा और वो जो कह रहे हैं उसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम और आज हमने घर बुलाए हैं एक बहुत ही क्वालिफाइड एंड नॉलेजेबल इंडिविजुअल जो हमें गाइड करेंगे ऑन डेंगू। अब ऑब्वियसली अभी डॉक्टर साहब से ब्रेक में जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा अब तो डेंगू ख़त्म होने को है, तो मैंने यही कहा डॉक्टर साहब मौसम की कोई गारंटी है? अभी मौसम अच्छा हुआ है, 2 दिन बाद फिर गर्मी हो जानी है, फिर वही मसाइल शुरू हो जाने हैं। बट मोर देन दैट, जब डेंगू या कोई भी बीमारी ऐसी ख़त्म हो रही होती है तभी लोग एहतियात करनी छोड़ देते हैं, जबकि आपको ख्याल रखना चाहिए कि जाते जाते आपको डेंगू ना हो जाए। पहले भी हमने इस पे बात की, फ्यू मंथ्स अगो, हमने सोचा कि अभी भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। हमें डॉक्टर मोहम्मद आज़म ने ज्वाइन किया है। आप डायरेक्टर एडमिन पंजाब हैं द हेल्थ डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं कहा डॉक्टर साहब आपकी बात पहले मैं अक्रॉस कर दूं कि आपका पॉइंट ये था कि अब खत्म होने को है, लेकिन मसला पता है क्या है डॉक्टर साहब, जब कोई भी चीज़ खत्म होने को होती है ना, उसकी जब शिद्दत कम हो रही होती है तो लोग बहुत ओवर हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब मेरा बेटा जाता है फुटबॉल खेलने के लिए एक जगह, अब पूरा बच्चा फील्ड पे जाने वाला होता है तो हम उसको फ़ौरन जो है ना
मस्कीटो रिपेलेंट लगा के भेजते हैं। टांगों पे को आपको पता है फुटबॉल के लिए शॉर्ट्स होती हैं, लंबे वाले सॉक्स होते हैं, तो जो जो एक्सपोज स्किन है वहाँ पे उसको लगा के भेजते हैं। घर लाते ही फ़ौरन नहाता है उसको, फिर हम लगा देते हैं मस्कीटो रिपेलेंट, बड़ी अच्छी है। लेकिन वहाँ पे और कोई नहीं करता ऐसे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार क्या मच्छर खैर है, हम भी इसी तरह बड़े हुए थे, हम जब बड़े हो रहे थे तब यहाँ पे ये बीमारियाँ कब थी सर? तो क्या कहेंगे डेंगू के बारे में? अच्छा, डेंगू जो है ना एक वायरल इन्फेक्शन है, जो एक मच्छर है, फीमेल मॉस्किटो है, वो उससे ये होता है और ये एक जानलेवा बीमारी है। इन केस अगर ये रिकवर ना हो बंदा इनसे तो ये बड़ा तकलीफ दे मौत का बायस बन सकती है। क्योंकि ये इट कैन टर्न इनटू डेंगू हेमरेजिक फीवर आल्सो, और दूसरे केस में सिंपल डिहाइड्रेशन की वजह से ही मौत वाकई भी हो जाती है। ये भी हमने केसेस देखे। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल उनको हेमरेजिक डेंगू नहीं था, मतलब ब्लीडिंग नहीं शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि उन्हें बिल्कुल ही खाना पीना लोगों ने छोड़ दिया और दिल भी नहीं चाह रहा था और सिर्फ दवाइयाँ लेते, 3 दिन बाद डेथ हो गई। पता चला इसकी ना सिम्टम्स यही है, हाई ग्रेड फीवर है, इसमें बॉडी पेन एक्स है, नाजिया है, वॉमिटिंग है। वॉमिटिंग नाजिया से ना खाना पीना बंद, वॉमिटिंग से आपके इलेक्ट्रोलाइट और डिहाइड्रेशन साथ होती है, तो उस वजह से फिर डिहाइड्रेशन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डिहाइड्रेशन से बहुत सारी मौत वाक़ई होती है। इसमें परसेंटेज हम ऐसे लेते हैं कि 1 in 20th पेशेंट, उसके चांस होते हैं कि वो मॉडरेट से सीवियर हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी हर 20वां बंदा जिसको डेंगू होता है, बहुत बड़े नंबर है, बहुत बड़े नंबर है, छोटा फिगर तो नहीं, यानी कि 20 में से एक बंदा जिसको डेंगू होता है उसकी मौत वाकई हो सकती है अगर वो हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट कर जाए। या बट फिर करें क्या डॉक्टर साहब? देखें, अस्पताल जाके अगर उन्होंने कोई ना आपको एंटीबायोटिक देनी है, ना कोई वायरल कोई दवाई देनी है, सिर्फ अगर पेन किलर देना है, तो बहुत से लोग इसी वजह से हॉस्पिटल नहीं जाते। कुछ इस पे हमें एक्सप्लेनेशन नहीं, उसमें ऐसे है कि हॉस्पिटल जाने की ना खास साइंस हो तो फिर जाना चाहिए, अदरवाइज आप घर में रह के भी इससे रिकवर हो सकते हैं। जैसे सिंपल ट्रीटमेंट इसकी पैरासिटामोल है, हाँ जी, पेन्स के लिए और फीवर के लिए, बिल्कुल ठीक। और साथ ओरल रिहाइड्रेशन है, ठीक है, कि आप जूसेस और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं ताकि आपकी डिहाइड्रेशन ना हो। और वो जो पपीते के पत्तों की कहानी शुरू हुई थी ना, उसका पानी वो एक्चुअली लिक्विड जा रहा था सिस्टम में, तो इसलिए हालात ठीक थे। वो कड़वा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से फ्रेश एप्पल जूस पी लिया, उससे वैसे भी आयरन का कंटेंट बेहतर हो जाता है आपका। आपने ABC जूस बना लिया, एप्पल, कैरेट एंड चुकंदर, ये तीनों जो हैं ये बड़ा फ़र्क पैदा करते हैं। नॉर्मल पानी तो जितना पिला सकते हैं पिलाए, चाय कॉफ़ी अवॉइड करें क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसमें ना, इसमें अब घर में पेशेंट को आइसोलेट करना होता है आपको, क्योंकि डर ये होता है कि अगर डेंगू हो गया किसी पेशेंट को तो वो मच्छर दोबारा काटेगा उसको, वही वायरस लेके घर में बाकी लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। नॉर्मल मच्छर भी अब ऐसे डेंगू के पेशेंट को काटेगा और वो हमें काटेगा तो वो पास ऑन कर देगा, वो सिर्फ डेंगू का मच्छर होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये वाहिद मच्छर है जो कि साफ पानी का मच्छर है। अब इसी वजह से हम लोग ना एहतियात नहीं करते, और हमारे सारे घरों में अभी भी, हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी कोशिश कर रहा है, हमारा एक CDC डिपार्टमेंट है जिसमें हम बाकायदा सर्विलेंस करते हैं और मैपिंग करते हैं, हाउस होल्ड की भी और जनरल भी। अब घर में आप देखिए कि वो AC के नीचे आपने एक पॉट रखा हुआ है टू कलेक्ट वाटर, ठीक है, किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है कि उसको खाली करना चाहिए, ठीक है। आपका जो फ्रिज है उसके नीचे जो ट्रेज है उनमें पानी होता है, उसकी तरफ ध्यान हमारा नहीं जाता है। सर मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले ही हमारे जानने वालों की मतलब एक मेरी फ्रेंड है, उनके अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हुई, अस्पताल लेके गए, डेंगू डायग्नोज हुआ, उन्होंने कहा, वो आगे से लड़े डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब कैसे डेंगू हो सकता है। अब्बू और अम्मी साथ रहते हैं और हम लोग स्प्रे भी कराते हैं, सारा कुछ करते हैं। उन्होंने कहा शाम को वो बाग में निकलते हैं, लेकिन मतलब ऐसी तो कोई बात नहीं है, पॉसिबल नहीं। खैर जिस दिन अब्बू को उसके घर लेके जाना था लेके गए, एवं मैंने ना पीछे उसकी गलियों में, मतलब ऑब्वियसली परेशान थी, मैं वैसे घूमी पीछे से, तो हर AC के नीचे एक कंटेनर पड़ा हुआ, एक इतना सा प्लास्टिक का सफ़ेद कंटेनर पड़ा हुआ था और सब में पानी था। मैं उसको लेके आई, मैंने कहा जान मैं आपको गलत नहीं कहना चाह रही, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ, ये तुम देखो कि ये 4 कंटेनर तो मैंने गिने अभी बाहर, छत पे भी होंगे, दूसरी जगहों पे भी होंगे जहाँ पे 2nd मंजिल के ऊपर है। तो मैंने कहा ये क्या, कहती ये तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया, वो टायरों शायरों का कहते हैं, गमलों का कहते हैं। मैंने कहा जान ये भी तो है, आप देखें घरों में एक कंटेनर चाहिए बस जिसमें ये होगा। अब प्लांट कंटेनर है, उसमें पानी खड़ा रहता है घरों में, हम उसको खुश्क नहीं करते,
ये रीजंस हैं जिसकी वजह पौधों से नहीं डेंगू हो रहा। हाँ, डेंगू हो रहा है उस पानी से जो हाँ, नीचे आप जमा होने देते हैं। जितना पानी डालना है डालें और फिर बाकी पानी जो है वो घास वगैरह के अंदर उल्टा दें, उसको उल्टा दें, क्योंकि डेंगू का मच्छर घास में नहीं उगना, ना ही पौधे में उगना है, उसने पानी में ही उगना है। ये चीज नहीं लोग पानी में ब्रीड करता है वहीं से। अब ये देखें ना व्यूअर्स, जैसे हमने आपको गमला दिखाया है, अक्सर घरों में ऐसा होता है, मेरे घर के अंदर भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम पानी डालते हैं तो उनके नीचे से पानी निकल आता है। हम क्या करते हैं कि जो वो एक्स्ट्रा पानी आ जाता है हम उसको उठा के किसी और पौधे में डाल देते हैं जिसमें पानी की जरूरत होती है। कोई ये नहीं कह रहा कि पानी जाया करें, लेकिन अगर ये पानी वैसे भी इसके अंदर पड़ा पड़ा, इसने कोई अब्जॉर्ब तो होने में भी इसको टाइम लगना है। बिल्कुल, बल्कि देखे ना वो एक बायस है, एक बहुत बड़ी बीमारी की वजह है वो, तो इसलिए उसको जाया करना बहुत जरूरी है। सही। अब इसमें जब डेंगू होता है तो उसमें आप देखें ना हाई ग्रेड फीवर है, अच्छा ये तो हम डेंगू की तरफ जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा और प्रिवेंशन पे सर बात करना चाहती हूँ। ये तो हो गया कि आपने गमलों शमलों में पानी नहीं छोड़ना, और क्या क्या एहतियात करनी है जिससे हम अपने आप को मैक्सिमम सिक्योर कर सकते हैं डॉक्टर? जैसे आपने कहा नेट का इस्तेमाल किया जाए, नेट का इस्तेमाल किया जाए सोने के लिए। मॉस्किटो रिपेलेंट जो है वो आपको जो आपके एक्सपोज पार्ट्स है बॉडी के उसको लगाया जाए, और कोशिश की जाए जो एक्सपोज पार्ट है उनको कवर किया जाए ताकि आपको मच्छर काट ना सके। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना जी। और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए घर में, लेकिन स्प्रे करके खुदा का वास्ता है उसी कमरे में स्प्रे ना करें जहाँ बैठे हुए हैं। स्प्रे करें कमरे को 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए बंद करें, मच्छर को मरने का मौका भी देना। कहते हैं मच्छर मरते नहीं है, स्प्रे करते हैं, पंखा चला देते हैं, दरवाजे खोल देते हैं। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि आपको मॉस्किटो स्प्रे करने के बाद उस जगह को बंद करना चाहिए फॉर 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद उसको ओपन करें, खिड़कियाँ खोलें, दरवाजे खोलें, पंखा चलाएं ताकि उसकी स्मेल खत्म हो। और अगर गवर्नमेंट के एंड से कोई इंडिविजुअल आ रहा है स्प्रे करने के लिए तो प्लीज़ उसको उसका काम करने दें। बहुत से लोग डांट देते हैं और कहते हैं कि जी आप जाएं, हम अब खुद कर लेंगे। तो यानी कि 6 घर प्रोटेक्ट हो जाते हैं, 2 घर रह जाते हैं और फिर वही वाला मसला सामने आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत से इक़दाम ले रही है, डिफरेंट इलाकों में स्प्रे बड़ी वाली भी कर रहे हैं, फिर वो इंडिविजुअल स्प्रेज भी घरों के बाहर करवा रहे हैं। सो प्लीज़ व्यूअर्स, अगर आपको एक सपोर्ट मिल रही है तो आप ताउन तो करें साथ। अब देखिए ना, गवर्नमेंट सेक्टर जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा रेनी सीजन से 3 माह पहले ये एक्टिविटी स्टार्ट करता है। उसमें स्पॉट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, घर घर जाके हमारी टीम्स लोगों को बताती हैं, बल्कि चेक भी करती हैं कि छत पे पानी खड़ा है, उसका जो है वो परनाला जो है छत का वो ओपन है ताकि पानी खड़ा ना हो, ड्रेन हो जाए। ठीक है ना जी। इस तरह पार चेक करते हैं, किचन चेक करते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो मैक्सिमम लोग कोऑपरेट करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ चंद लोग ऐसे हैं कि जो हमारी टीम को घर में नहीं आने देते और वो माइंड करते हैं, और वही वाला जवाब वो देते हैं कि हम खुद, आप बता दें जी हम खुद से कर लेंगे। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपको क्या काम है? देखिए व्यूअर्स, अब खुद कहते हैं कि हमें हमारी कोई मदद नहीं करता, हमें कोई गाइड नहीं करता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। शोज़ भी करते हैं, गवर्नमेंट फिजिकली भी लोगों को भेज दिया आप लोगों का, चाहे पोलियो के कतरे पिलाने हो, अवेयरनेस हो डेंगू से रिलेटेड, डेंगू की स्प्रेज हो, मतलब उस स्प्रे से चले मलेरिया डेंगू दोनों के मच्छर मर जाते हैं, तो एक आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। और रेनी सीजन में तो वैसे ही ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ आम हो जाती है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में आपको पता है ये तो बहुत उड़ान चढ़ती है। बिल्कुल ऐसे, बल्कि ये है ही रेनी सीजन का ना, ये बीमारी जो होती ही रेनी सीजन में है। अच्छा, इसके कोई हिफाजती टीके नहीं है? नहीं, इसकी नहीं हिफाजती टीके नहीं, इसमें यही है। नहीं काम हो रहा सर कि कोई हिफाजती टीके नहीं, अभी तक किसी को वैक्सीनेशन का सिलसिला अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो बिल्कुल नहीं है अभी। बाहर भी अभी, चूँकि ये वायरल डिजीज़ है ना जी, अभी इस पर काम हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी वैक्सीन की तरफ हम नहीं गए। अब सबसे ज़्यादा जो जोर हमारा है वो क्योर की तरफ है। चले तो क्योर की बात सर आपकी इजाज़त से ब्रेक के बाद करेंगे। हमने आपके सामने प्रिवेंशन की भी बात कर ली और आपको बता दिया कि अभी भी आपने एहतियात करनी है। अब ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी डेंगू में मुब्तला लोग हैं उनको गाइडेंस देनी है, एक तो खुराक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन पोस्ट रिकवरी, क्योंकि रिकवरी के बाद भी बड़े लोगों में उठने बैठने की हिम्मत नहीं रहती, और स्पेशली बुजुर्गों और बच्चों के साथ क्या एहतियात बरतनी है अगर खुदा न खास्ता डेंगू हो जाए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वी आर इन कॉन्वर्सेशन एंड डायलॉग विद डॉक्टर मोहम्मद आज़म। हम बात कर रहे हैं डेंगू की। हमने ब्रेक से पहले बात की व्यूअर्स कि डेंगू से प्रिवेंशन
कि क्या तरीके हैं। वैसे तो आपको ये सब पता ही हैं और इतने अरसे से गवर्नमेंट बार बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट तरीक़ों से, लेकिन हम भी बार बार कोशिश करते हैं आपको गाइड करने की, क्योंकि लोग इग्नोर करते हैं ये बातें। जब हो जाता है डेंगू तो क्राइसिस में आ जाते हैं। डेंगू हो गया, बंदे को कैसे पता चलेगा? अच्छा, उसमें ऐसे ना उसके कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपको फीवर है हाई ग्रेड, साथ आपको मतली या उल्टी आ रही है और साथ जिसमें अगर शदीद दर्द है, जॉइंट पेन्स हैं, तो इसको हम कहते हैं सस्पेक्ट। सो ही शुड गो टू द हॉस्पिटल और एनी लैब, वहाँ पे जाकर उसको कुछ टेस्ट कराने होंगे। उसमें हम देखते हैं WBC वाइट ब्लड काउंट देखते हैं और प्लेटलेट काउंट देखते हैं। अगर वाइट ब्लड काउंट और प्लेटलेट काउंट एक ख़ास हद से, जैसे बिलो 4000 अगर वाइट ब्लड काउंट हो जाए और 100,000 से कम प्लेटलेट हो जाए, तो हम उसे कहेंगे ये प्रोबेबल केस हो गया। 100,000 से कम? 100,000 कम हो जाए तो लोगों के तो 200 प्लेटलेट नहीं, वही ना, अगर इससे कम हो जाए तो हम इसको कहते हैं ये सस्पेक्ट है डेंगू का। ठीक है जी। फिर अब जब सस्पेक्ट हो जाता है पेशेंट, तो उसके लिए फिर आपको उसको कंफर्म करना होता है। उस पर हम जाते हैं फिर PCR पे। PCR कंफर्म करता है कि ये डेंगू है या नहीं है। यानी कि ब्लड टेस्ट से ही पता चलेगा कि है कि हाँ, नहीं? ये नहीं है। ठीक है ना जी। अच्छा, सिम्टम से आप जाएंगे फौरी तौर पे डायग्नोस्टिक की तरफ। यानी कि जिस्म में दर्द है, हाई ग्रेड फीवर है, तेज बुखार है, कितने से ज्यादा? 102, 103? हाँ, 102, 101 से अगर ज्यादा है, 101 से ज्यादा अगर बुखार है बच्चों का, बड़ों का, किसी का भी, तो आपने अच्छा। और जिस्म में दर्द, जिसमें दर्द, शदीद दर्द है, मतली हो रही है या वॉमिट हो रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं है मतली और वॉमिट हो, बहुत से लोगों को मतली वॉमिट नहीं होती, बट ये मतलब जिस्म में दर्द और तेज बुखार पे तो फौरन आप चेक जी जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर पे गए, टेस्ट आ गया, टेस्ट आ गया, बट टेस्ट को भी तो आने में टाइम लगता है। हाँ, उसमें ऐसे है ना कि जो आपका WBC से प्लेटलेट काउंट तो आपको मिल जाएगा विदिन 5 to 6 आवर्स। उसमें आप सस्पेक्ट हो गए तो आपने पैरासिटामोल वहाँ से स्टार्ट कर लेनी है। और साथ जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसमें यही है कि आप फ्लूइड का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और अपने आप को आइसोलेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद 48 आवर्स में आपका PCR आ जाएगा, उस पर आप कन्फर्म हो गए। ठीक है जी। जब कंफर्म हो गए तो फिर आपको आइसोलेट करना है घर में ही, ज़रूरत नहीं है आपको हॉस्पिटलाइज होने की ना। तो उसमें फिर वही पैरासिटामोल लेंगे और साथ आप जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। डॉक्टर साहब, किस स्टेज पे जाना चाहिए हॉस्पिटल? क्योंकि देखिए ना, ये तो हो गया कि घर पे आपने मैनेज कर लिया, लेकिन बड़े केसेस घर पे बिगड़ जाते हैं और अल्लाह माफी दे डेथ वाकया हो जाती है। नहीं, उसके लिए ना स्पेसिफिक कंडीशंस है। जैसे आपको एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गई, स्टमक पेन, पेट में दर्द हो रही है, स्टमक में दर्द हो रही है, या खुदा न खास्ता गम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, या आपका टेम्परेचर सेटल नहीं हो रहा, हाँ जी, 3 से 4 दिन हो गए, देन यू शुड गो टू द हॉस्पिटल और आपको वहाँ से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ठीक है। आगे डॉक्टर देखेंगे कि अगर उनको, क्योंकि देखिए ना, हर बंदे की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है। किसी के इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत कम हुए में उसको ड्रिप लगनी है, किसी से दवाई अंदर रखी नहीं। ये भी तो होता है ना, पैरासीटामोल ली, वॉमिट आ गई या मतली हो गई और वो बाहर निकल आया। अब ना आपके अंदर दवाई जा रही है, ना आपको फिजिकल सुकून मिल रहा है, ना आपके अंदर पानी जा रहा है, ना पानी तक नहीं अंदर रहता सिस्टम में। इसलिए तो कह रहा हूँ, जब मतली की कंडीशन हो देन यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, क्योंकि आपको फिर IV लाइन की ज़रूरत है, आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है और आपको पैरासिटामोल जो इंजेक्टेबल की ज़रूरत है, इसलिए फिर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। किसी व्यूअर्स देखें, एक बात मैंने किसी की इसी तरह अल्लाह माफ़ी दे सिचुएशन हुई, वो हमारे एक वर्कर हैं घर के, उनके कज़न या किसी के साथ ये वाक़या, उन्होंने कहा पाजी वो तो कह रहे थे हम ठीक हैं। मैंने कहा भाई वो तो कहेंगे हम ठीक हैं, क्योंकि एक बंदा ऑलरेडी जिस्म में दर्द है, तंग हो रहा है, वो अस्पताल नहीं जाना चाहता, वो चाहता है मुझे घर में बिस्तरे में रहने दो, मेरी जान छोड़ दो। लेकिन बात यह कि हमारा काम बनता है, घर वालों का बनता है कि उन्हें कहे नहीं आपने, और स्पेशली बुजुर्ग ये करते हैं, सोते रहते हैं, क्योंकि पेन होती है तो वो पैरासिटामोल लेके सोते रहते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। इसलिए कह रहा हूँ ना कि आपको जब भी हो तो आप टेस्ट जरूर कराइए अपना, हाँ। ताकि आपकी वजह से आपके घर वाले इस बीमारी के में मुब्तला ना हो। यानी आप तो हो गए, लेकिन आपने घर वालों को तो बचाना है ना जी। तो इसलिए आप टेस्ट जरूर करवाइए, जब डायग्नोज हो जाए तो फिर आइसोलेट करिए, ताकि आपकी वजह से आपके अजीज़, बच्चे, बहन भाई इस बीमारी में मुब्तला ना हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि बीमारी हुई है और आपने, सीधी बात है, टेस्ट कराने हैं। टेस्ट के बाद जब कंफर्म हो जाना है, पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक या तो घर पे रखना है या अस्पताल जाना है। देखें, डॉक्टर्स की यही कोशिश होती है कि आप घर पे इलाज करें, और उसके पीछे एक रीज़न है। आप जब अस्पताल में होते हैं ना व्यूअर्स, तो आप और बहुत सी इन्फेक्शन को एक्सपोज हो जाते हैं। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है कम, आपको डेंगू हुआ है,
अच्छा, ना कुछ आप खा पी रहे हैं, वैसे ही आपकी तबीयत ख़राब है, अगर अस्पताल में आपको रखते हैं तो फिर आपका एक्सपोजर दूसरी बीमारियों से भी होता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी तबीयत बिगड़ रही है या किसी घर वाले की तबीयत बिगड़ रही है, बड़े कम लोग खुद कहते हैं मुझे अस्पताल लेके जाओ, ज़्यादातर घर वाले ही घसीट के लेके जाते हैं। प्लीज़ लेके जाएं, क्योंकि देखिए जान है तो जहान है। केस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो फिर रिकवरी भी उतनी टाइम लगाती है। अच्छा, ऐसे रिकवरी कितनी देर में होती है? अच्छा, ऐसे इसमें ना 7 to 10 डेज इसका रिकवरी टाइम है। यानी अगर आप 7 to 10 डेज में रिकवर हो जाते हैं तो इट्स गुड, और अगर आप 10 दिन से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये मॉडरेट से सीवियर डेंगू में आप कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको आपने पहले बताया कि हेमरेजिक फीवर जो है, डेंगू हेमरेजिक फीवर में चले जाते हैं। और ये इतनी लिथल कंडीशन है कि इसमें प्रोग्नोसिस इज़ वेरी पुअर, यानी बहुत कम लोग फिर यहाँ से वापस रिकवर होकर आते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि देखें आपके ऑर्गन्स भी कमज़ोर, और स्पेशली बुजुर्गों और अच्छा बुजुर्ग और बच्चों की क्या ज़्यादा एहतियात होती है? हाँ जी, उसी वजह ये है ना कि बुजुर्गों में और बच्चों में इम्यून सिस्टम यंग की तरह प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, वीक होता है। तो जब ये बीमारी होती है तो ऑलरेडी फिर इम्यून सिस्टम पे ये अटैक करती है, इम्यून सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो इसलिए बुजुर्ग और बच्चे, इनको स्पेशली इनका केयर करनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगेन फीवर महसूस हो रहा है, ये वाले मसाइल हो रहे हैं तो टेस्ट फौरी तौर पर डॉक्टर के पास लेके जाइए। देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो फ्री होता है बिल्कुल टोटल। सो गो गेट द टेस्ट डन अगर कोई इशू है, ताकि एटलीस्ट आप देखें, क्योंकि फिर जब आपको दूसरे इलाज की तरफ जाना पड़ता है ना तो वो महंगा भी बहुत पड़ता है। नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में तो इसके लिए डेडिकेटेड स्टाफ है, डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, आपकी लैब फैसिलिटीज़ टोटल फ्री है, मेडिकेशन टोटल फ्री है। बल्कि इवन इसके लिए तो वार्ड जो डेडिकेट करती जाते हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाए जाते हैं स्पेशली फॉर डेंगू पर्पस। बिल्कुल। तो आपको ये दिखे, जब गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है आपके लिए तो आपको ये फैसिलिटी अवेल करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आफ्टर एक तो खुराक क्या लेनी चाहिए इस दौरान? अच्छा, इसमें फिर वही कि लिक्विड डाइट और जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए इसमें। ठीक है। और साथ इसमें आप चूँकि सर खाने पीने में क्या दें? अगर मान ही जाता है पेशेंट के कुछ खाने के लिए, अव्वल तो इनकार ही होता है, बट अगर मान जाते हैं उसमें तो प्रोटीन डाइट जैसे सूप है। लोग तो खिचड़ियाँ देते जाते हैं। नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। ये आपको लिक्विड डाइट 80% लिक्विड डाइट से इसको रिकवर करना है, और 20% है कि आप उसमें सूप है, आपकी यखनी है, बॉइल्ड एग है, ये दिया जा सकता है। हाँ, इसमें आप चिली का इस्तेमाल नहीं करना, रेड चिली का बिल्कुल इस्तेमाल करना उसका, क्योंकि इस बीमारी से जो आपका स्टमक का मिकोजा है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो डर ये होता है कि मिर्चों से उसमें रेंट ना हो जाए और लीकेज ना, ब्लड लीकेज ना हो जाए। सही। सो बेसिकली अच्छा, और मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल, बहुत से लोग विटामिन सी लेना शुरू कर देते हैं और मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल। अच्छा, उसका लेने में कोई हर्ज नहीं है। उससे कुछ प्रेशर तो नहीं पड़ता? हाँ, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं, अब ले सकते हैं। अच्छा, डेंगू हो गया, आप टेक्निकली सीबीसी के हिसाब से रिकवर कर गए जी, अब क्या करें? क्योंकि लोगों में हिम्मत ही नहीं होती डॉक्टर साहब। मैंने देखे में लोग डेंगू में हाल ख़राब हुआ, उसके डेंगू होने के बाद उठने बैठने में तकलीफ होती है। डेंगू के बाद इतनी सीवियर वीकनेस होती है कि लोगों को महीनों लग जाते हैं रिकवर होने। और ये नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है, ये अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है। लोग कहते हैं ठीक हो गया, अभी तक इससे कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, जनरलाइज वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको रिकवर करने में भी महीना, यानी जो सेहतमंद लोग हैं, जो यंग अडल्ट हैं, उनको भी 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते चाहिए होते हैं, और बच्चों में और बुजुर्गों में ये टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें फिर एहतियात वही है कि उनकी डाइट, प्रॉपर डाइट दी जाए। मगर फिर हम 80% लिक्विड से लिक्विड को 50% किया और दूसरी खुराक फिर 50% जी, कि मतलब देखिए व्यूअर्स, वैसे भी हम एक ही बात कहते हैं, 8 से 10 ग्लास पानी डेली पिएं। ये आपके जिस्म की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब कोई बीमारी या कोई तकलीफ होती है, आपको पता है व्यूअर्स, जब हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रोलाइट कम होते हैं और हमारे जिस्म और भी टूटता है। अच्छा, इस दौरान ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। ORS बहुत अच्छी है ना, तो ये उसकी सब्स्टिट्यूट है इसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। मतलब ड्रिप की जगह ORS अगर पी सकते हैं तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। यस, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और बच्चों के लिए पीडियालाइट आपको मिल जाता है। जी, बिल्कुल। और बुजुर्ग भी पीडियालाइट ले सकते हैं जिनके लिए रेगुलर ORS लेना। जी, बिल्कुल। सो एक कंप्लीट जो है, अगर तरीके से मतलब तरीके से बंदा लेके जाए, सिम्टम्स महसूस हों तो एक तो सबसे पहले प्रिवेंशन, उसके बाद अगर सिम्टम्स महसूस हों तो फ़ौरन डॉक्टर पे ले जाएं, ब्लड टेस्ट, PCR करवाएं। आपके प्लेटलेट और आपको वाइट ब्लड सेल काउंट तो मिल ही जाएगा, PCR आपका 2 दिन बाद आ जाएगा।
अगर सिचुएशन बहुत सीवियर है, अच्छा प्लेटलेट्स कितने से नीचे हो तो अस्पताल में फौरन दाखिल कर देना चाहिए? यानी 100,000 से अगर नंबर ये नीचे है तो देन यू शुड गो टू हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब हमें तो 200 नंबर नजर आता है या 100 नंबर हाँ आता है। ये इतना फॉल करते हैं 100 पे भी आ जाता है, 150 तक भी देखा गया इसमें ना। अच्छा। लेकिन हम ये कहते हैं कि रेंज है ना, यानी ड्रॉप तो जितना मर्जी हो जाए ना, जितनी बीमारी सीवियर होगी उतना ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा प्लेटलेट काउंट। लेकिन अगर आपका प्लेटलेट काउंट 100,000 से नीचे है तो फिर आप उसके PCR के लिए जाएंगे, क्योंकि वो आप सस्पेक्ट है तो हो सकता है कि ये डेंगू की वजह से हो। हाँ। इस तरह होता है। और जब करा ही रहे हैं टेस्ट तो उसके साथ PCR का भी करा लें, वो 2 दिन बाद आ जाएगा, अगर क्लियर है तो अल्लाह का शुक्र है। जैसे आप कह रहे हैं टोटल साइकिल यही है, सबसे पहले प्रिवेंशन है, उसके बाद कुछ सिम्टम्स हैं, उसके बाद डायग्नोस्टिक है, उसके बाद कंफर्म हो जाता है अगर, तो फिर वही ट्रीटमेंट प्लस आपका जो रिप्लेसमेंट थेरेपी डिहाइड्रेशन के लिए, वीकनेस के लिए, और साथ आपका जो है केयर करने के लिए। यू सी बहुत से लोग कहते हैं वो देखो उनको ड्रिप लगी तो वो बहुत बेहतर हो गए। वो ड्रिप में मेनली जो है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट, आप सोचे कि एक तरह से ORS आप अपने सिस्टम में डाल रहे हैं, राइट? तो अगर वो ओरली ले लें तो बेहतर है। देखिए व्यूअर्स, जितनी सुइयां चुभाएंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल डालेंगे, उतनी ही आपको फिर पॉसिबिलिटी होती है दूसरे प्रॉब्लम्स होने की। नहीं, अच्छा आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो ऐसे बिना वजह ड्रिप नहीं लगाई जाती। हाँ। अगर आपको नाजिया है, आप कोई चीज़ नहीं ले पा रहे, देन डॉक्टर्स जाते हैं आईवी की तरफ ना। अदरवाइज लोगों को तो हम यही गाइड करते हैं कि आप ORS लीजिए, हाँ। सूप लीजिए, डाइट प्रॉपर लीजिए, पानी लीजिए और घर में रेस्ट करिए। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? व्यूअर्स, डेंगू एक जानलेवा मर्ज है और इससे एहतियात बेपनाह ज़रूरी है, और आपकी थोड़ी सी कोशिश से इस मर्ज से निजात मिल सकती है। आप सिर्फ अपने हाउस होल्ड, घर के अंदर पानी को खड़ा ना होने दें, नेट का इस्तेमाल करें, फुल स्लीव्स कपड़ों का इस्तेमाल करें, एक्सपोज पार्ट्स कम से कम रखें, तो इंशाल्लाह इस बीमारी से रिकवर किया जा सकता है। बिल्कुल। एंड डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी बातें की हैं तो हमने सोचा कि आपको एक अच्छा सा गाना सुना के आज का सेगमेंट क्लोज करेंगे। आज हमें ब्रेक के बाद जिस प्यारी सी सेलिब्रिटी गेस्ट ने ज्वाइन करना था, जब वो ऑलरेडी तैयार हैं और इतनी खूबसूरत हमारे सामने बैठी हुई हैं अक्रॉस द कैमरा ऑन दैट साइड, तो मैंने सोचा उनको भी इनवाइट कर लेते हैं। बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट सिंगर हैं, हमारी मुल्क की सुपरस्टार हैं। वैसे तो मैं कहती हूँ एक्टिंग भी करा ले, होस्टिंग भी करा ले, सब कुछ ही करा ले, ये हमारा बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है। सो द वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल निम्रा मेहरा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वायरल उर्फ ट्रेंडिंग उर्फ ट्रेंडिंग पर्सनैलिटीज़ आज हमारे साथ हैं। निम्रा का तो जो अभी आपने सॉन्ग ब्रेक से पहले सुना, शदीद जोर का वायरल है। इतना वायरल है कि मैंने ब्रेक में वीडियो बना के अपलोड भी कर इतनी मैं ओवर एक्साइटेड होगी ना निम्रा को देख के। वैसे भी आपको पता है निम्रा आती है तो खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती है हमारे पूरे सेट पे, क्योंकि बड़ी पॉजिटिव पर्सनालिटी। अब उतनी ही नेगेटिव पर्सनालिटी अब हमारे साथ बैठी है जो रियलिटी शोज में अक्सर पाई जाती है और अक्सर नहीं पाई जाती, 40-45 दिन ढकी रही है पर्सनालिटी, बंद रही है, बंद रही और खुल के निकली तो नीली होके निकली। नीली, शुक्र है नीले पीले नहीं हुए, काले और नीले होके निकले। तो हमारे साथ है अली सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आप एक बेहतरीन एक्टर, राइटर और डायरेक्टर हैं। मुझे ये बताएं कि रियलिटी शो स्टार आप कब से बनने का आपने फैसला किया? ये क्या माजरा है? मैंने तो तुम्हें टीवी पे पूछने थे ये सवाल, ब्रेक में पूछ ले, मेरे से कुछ नहीं बात की है सच। हाँ नहीं, ये अब हम निम्रा और मैं दोनों जानना चाहते क्या हरकत थी, क्यों ऐसा क्या हो गया था जिंदगी? यू आर नॉट अ रियलिटी शो, आई डिडंट थिंक यू। आई नो, बट देखो ये रियलिटी शो कोई यूजुअल गेम शोज की तरह का नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, जब पिछले साल ये रियलिटी शो स्टार्ट हुआ मुझे तब भी ऑफर हुई, मैं वो तो दौड़ गया, मैं नहीं अपने आप को कन्विंस कर पाया। अभी दोबारा हुई, एक वाइब आ रही थी, आपको एक आती है कभी कभी अंदर से पता चलता है कि अच्छा यार ये शायद कुछ बेहतर रहेगा मेरे लिए। फिर हम एज एन आर्टिस्ट तो अपने आप को बहुत दिखाते हैं लोगों को, यार उस कैरेक्टर में अच्छे थे, इसमें अच्छे थे, बट हम इंसान कैसे हैं, हम क्या हैं, हमारी नेचर क्या है, हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, वो मुझे लगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और फिर वो मेरी सोच से कुछ 2000% ज़्यादा मिली।
तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर रहेगा अब ये शो। बाद में पछतावा नहीं हुआ कि क्यों? मैं ये एक्चुअली जानना चाह रही थी क्योंकि देखो ना, एक तो मैं जैसे कि एक सच्ची बात बताओ, रात को घर जाते थे या एक्चुअली वहीं पे रात को रहना पड़ता था? क्योंकि अभी तक लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि ये लोग जो हैं ये गायब हो जा, ये मतलब सिर्फ वो रिकॉर्डिंग की और चले गए अपने अपने। 40-40 घंटे की भूख, उनकी मर्जी से सोना, उनकी मर्जी से उठना, सारा दिन बेहोशी वाली नींद भी आ रही है, तो पूरे घर में एक जगह पर भी एक कोना भी ऐसा नहीं है जहाँ कैमरा नहीं हो, बाहर की दुनिया से टोटली कनेक्शन खत्म, नो इंटरनेट, नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नो लेटर्स, बीवी, अम्मी। दैट वाज अ साइकोलॉजिकल, एक वही तो आपकी गेम है कि आप, बहुत मुश्किल था मेरे बच्चों का, मेरी मिसेस की जब कॉल आई, वो उन्होंने कैमरा पे सबके सामने यूँ स्क्रीन पे दिखाई, कोई ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते के बाद आई वाज वेरी डिप्रेस। तो आई नो कि वहाँ सब लोग एक्चुअल रोए, एक्चुअल हंसे, एक्चुअल लड़े, क्योंकि 50 दिन आप कितनी को एक्टिंग कर सकते हो वैसे दिमागी मरीज बन जाओ। नहीं बेसिकली तो अगर देखो मानो तो ये बेसिक, सॉरी मैं प्यार से इसको मानो बुलाती हूँ, अपनी बेटी को भी मानो बुलाती हूँ, उसको भी मानो होते हैं, पर मानो कैन यू इमेजिन, ये एक बेसिकली साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। मैं खुद जिसमें अगले के दिमाग के पटाखे उड़ जाते हैं। यस, मैं अपनी बीवी को मानो कहता हूँ, लेकिन मसला क्या है, आप कॉपी ना किया करें, मुझे हर चीज आप मेरी कॉपी करते हैं, आप ऐसे ना किया करें। आपकी बीवी नहीं है, मेरी बीवी है। नहीं आपकी बीवी है, लेकिन अब देखें ना, मुझे अब महसूस हो रहा है कि मुझे भी कॉल करके उनको मानो बुलाना चाहिए। आप मानो कह सकती हैं, मैं कह सकती हूँ, आदत उनको मेरी, खैर आदत जो उनको दिमागी, सुन लो जरा इसकी बातें। अच्छा, दिमागी बैठ के पटाखे प्यार आ रहा है ना, तो वो ऑनर करना चाह रहे हैं। चलो शो अच्छा जब शो खत्म हुआ, अच्छा ये बताओ जब शो खत्म हुआ, जब पहली मुलाकात हुई भाभी के साथ, बच्चों पहली के साथ, मुलाकात हुई 5 दिन बाद, बिकॉज मैंने फिनाले पे परफॉर्म किया, आई वाज इन कराची, मैं फिनाले की परफॉर्मेंसेस के लिए और उसमें एक सॉन्ग मैंने परफॉर्म किया, उसके लिए मुझे वहाँ रुकना पड़ा, बिकॉज एक जर्नी जो 45 डेज की मैंने तय की थी, उसका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, फिनाले को किस तरह मैं अपनी लाइफ में हाईलाइट हो सकता है, और अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी, मुझे बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द हाउस का अवार्ड मिला, और सबसे बड़ी बात, हम आपको बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द मीडिया भी देना चाहते हैं अवार्ड। नहीं, थैंक यू सो कोई मच। बना नहीं है अभी, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू। सोशल मीडिया पे आवाम दे रही है इस वक्त, दे रही है, द न्यू एंटरटेनर ऑफ पाकिस्तान में कह रहे, बाहर तो हम आए तो दुनिया ही बदल गई। अच्छा एक बात बताओ, एक बात होती है निम्रा, जब इंसान ऐसी सिचुएशन में होता है आपका असल निकल आता है, आप कुछ भी कर लें आपका असल निकल आता है, वो आप छुपा नहीं सकते, वो छुपा नहीं सकते। तो अगर अब जैसे कि मेरा गुस्सा तेज है, मुझे खौफ आता है कि कभी इस तरह मुझे किसी तरह किसी दिन बंद कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं खुद नहीं जाना चाहती है, ना मेरे लेक्चर खत्म होने हैं और ना ही मेरी डांटे खत्म होनी है। देखिए लेक्चर मेरे शुरू हुए थे, शुरू में मुझे पता लगा कि ये सारे बच्चे बड़े दिग्गज हैं, इन्होंने लेक्चर की जरूरत नहीं, आप बहुत सियाने ने। फिर हुए कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, बहुत प्रेशर रहा, बड़ी बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आई, और मैंने री एक्सप्लोर किया अली सिकंदर को, और मैंने वही लोगों को दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन प्राउडली ओन दिस कि इन द हिस्ट्री ऑफ सच टाइप ऑफ रियलिटी शोज पूरी दुनिया में जहाँ भी बन रहे हैं, इस तरह की रिस्पेक्ट, इस तरह का कैरेक्टर है नहीं अभी तक आया, जितना प्यार, जितना रिस्पॉन्स, जितनी एक पॉजिटिव इमेज मुझे मेरी मिली। हाँ, बिकॉज व्हेन यू वर वोटेड आउट, एक बहुत बड़ा इस पे भी इशू बना था और सोशल मीडिया पे बड़ा तहलका मचा था कि भाई क्यों एक अच्छा सपोर्टिव बंदा जो सबको साथ लेके चल रहा है उसको क्यों बाहर किया। हाँ। देखिए अब वो दो चीजें हैं जो हमें बताया जाता असल में कहते हैं नेगेटिव बिकता है, लेकिन यू प्रूव दैट रॉन्ग। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज मुझे लगता है कि जिसने वो शो फॉलो किया है और जिसने स्पेशली फिनाले तक वो देखा है, ये शो का कभी भी जिक्र आएगा तो अली सिकंदर के बगैर वो डेफिनेटली अधूरा होगा, और अब शायद मैं भी। अच्छा जहाँ आपने ये किया वहाँ पे निम्रा माशाल्लाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरी जान, थैंक यू, सो प्राउड ऑफ यू। बट ये बताओ, और वायरल हुई अच्छी चीज़ के लिए। हाँ। देखिए वायरल लोग हो जाते हैं, ये दो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो वायरल हुए हैं अच्छी चीज़ों के लिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, और इसीलिए इन दोनों को बुलाया। वायरल तो बहुत से लोग हैं आजकल व्यूअर्स, लेकिन बुरी चीज़ों के लिए, नेगेटिव चीज़ों के लिए, जिनके लिए उनको धुतकारा जा रहा है या उन्होंने खुद अपने आप को वायरल करने के लिए सोशल मीडिया के लिए। तो निम्रा कुछ बताओगी? ये आई मीन यू बीन वायरल बिफोर, बट इस बार वो एक तो ये गाना बड़ा खूबसूरत है। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि मैं, क्योंकि एक और चैनल के साथ आपको पता है काम कर रही हूँ, तो उसमें मैं एज यू नो को होस्ट और सिंगर दोनों करती हूँ, तो बस ये गाना हमने बनाया और ख़ुद से पहले कंपोज किया, और मेरी बाकी टीम ने भी पूरा साथ दिया, विक्की सर ने साथ दिया, जुनैद सलीम साहब ने साथ दिया,
हम लोगों ने इसकी कॉम्पोजिशन मैंने बनाई थी, लिरिक्स कुछ थे वो जुनैद सलीम साहब और विक्की साहब ने दोनों ने मिक्स करके हम लोगों ने लिखे थे। वंडरफुल। तो नसीम विक्की साहब, हाँ जी यार एक बात यहाँ पे व्यूअर्स मैं ऑन एयर कहना चाहूँगी, नसीम विक्की से ज़्यादा एक तो इफ्तिखार ठाकुर और दूसरा नसीम विक्की, इतने हेल्पफुल, इतने प्यार करने वाले लोग, दोनों के साथ एक बड़ा प्यारा ताल्लुक भी है नसीम भाई के साथ काम करने का। मैं ऑन एयर कहना चाहूँगी कि व्यूअर्स अगर बहुत ही प्यारे इंसान देखने हैं ना तो नसीम विक्की आपको हंसाते तो हैं, कभी कोई मसले में हो और कभी उनके सामने मेंशन करें। सही कह रही हूं, गलत भाई आपका तो डेली का उनके साथ हमारा तो रोज का काम है उनके साथ। और मैं मुझे ऐसा लगता है मेरी ये टीम बहुत सपोर्टिव भी है। इवन सुहेल अंकल, मुझे मतलब ये तीनों को मैं जब भी देखता हूँ, एक तो इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, और स्पेशली टुवर्ड्स देयर सीनियर्स, तो इनको देख के तो हम शर्मा जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो बात करी थी तो उनके साथ मिलके सॉन्ग बनाया? मिलके बनाया, क्योंकि जुनैद सलीम साहब क्योंकि हमारे होस्ट हैं शो के, तो उनका भी था अंदर और विक्की साहब का भी था, मैंने भी लिखा, फिर लिखा मैंने नहीं था, बेसिकली लिखा उन्होंने था, मैंने सिर्फ कंपोज किया था, और म्यूजिक जो था वो सुलेमान ने दिया। हम सब ने मिलके एक ये गाना बनाया। और क्यों बनाया? बस हमने अपने शो के लिए बनाया। मुझे गाना था, हम ओरिजिनल गाना बनाना चाह रहे थे और मुझे वो गाना था, हम कवर्स नहीं करना चाह रहे थे अपने शो में, तो हमने ओरिजिनल गाने क्रिएट किए सारे, कुछ यहाँ से शायरी ली, कुछ मतलब मिक्स करके ऐसा, तो बस बना दिया और वो हो गया, ऑन एयर भी हो गया। अब ऑन एयर होके मैं कनाडा चली गई, मेरे कुछ काम थे, तो मैं जब महीने बाद वापस आती टूर पे गई थी ना? हाँ, मेरा टूर था, कॉन्सर्ट्स थे मेरे, तो मैं कनाडा चली गई। वाज दिस योर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर? तो इसको इतना छोटा क्यों बता रही हो? इसको देखो ना अली, ये हमारी तरह अगर मंजी भी होती ना अभी तो कहती हाँ मैं कनाडा गई और मैं गई 4 मुल्कों 4 जगहों पे गई, मैं 15 जगहों पे गई और मैं बता नहीं सकती, मैं अभी एक कॉन्सर्ट के स्टेज से नहीं उतरती थी तो वो दूसरा स्टेज मेरे सामने होता था। मैं बाप, जब देख ले 1 घंटे का शो है, क्या क्या बता सकेगी? जल्दी जल्दी कर। अच्छा मैं नहीं, आपको तो पता है मेरे सब नहीं है, बहुत सिंपल सा करके फिर भी कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मेरा बहुत अच्छा, मतलब मेरा पहला कनाडा में जब मैं गाना करके चली गई, गाना पीछे से वायरल हो गया। नहीं, तब तक नहीं हुआ था, मैं वहाँ परफॉर्म कर रही हूँ, मेरे 6 शोज थे, मैंने 6 परफॉर्म किए, कनाडा बहुत अच्छे। ये गाना गाया था वहाँ पे? ये गाना गाया था वहाँ पे गाया था, लेकिन तब तक लोगों को, क्योंकि अभी तक वायरल नहीं हुआ था तो लोगों को पता नहीं था। मैं वापस आ जाती हूँ और अभी मैंने चैनल दोबारा अपना ज्वाइन नहीं किया था और रात को बस ऐसे ही टिकटॉक पे मैंने लगाया है और मैं सो गई हूँ कि यार मैं अपनी चीजें लगाती रहती हूँ। मिलियंस ऑफ व्यूज माशाल्लाह, एक्स्ट्रा मिलियंस हो गए हैं, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है क्या हो गया। और जब मैं चेक करें हाँ, कितने हो गए व्यूज? हाँ। अभी तो वो ऐसा हुआ कि भी जब मैं सो के उठी हूँ और मैं उस दिन लेट सोई थी, तो मैं तकरीबन 3:30 बजे उठती हूँ और मुझे 3-4 लोगों ने वीडियोस भेजे, उनको पता नहीं क्या हुआ होगा, ऐसे रैंडम भेज रहे हैं। 7-8 बजते हैं तो मुझे कॉल आना शुरू, तुम्हें पता है तुम्हारा गाना वायरल हुआ है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। कितनी हुआ हुआ? मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। वो करते ये बैठे हुए जो वीडियो बनाई है? ये तो नहीं, ये तो बाद में बनाई ना, जो अभी तो उस पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है यूट्यूब पे, ये है 12 नंबर पे जा रहा है ऑडियो, और वीडियो भी इसकी बहुत ट्रेंडिंग पे जा रही है। थैंक्स फॉर लविंग माय सॉन्ग पे 9 मिलियन व्यूज आए। ओह, थैंक्स फॉर लविंग माय सॉन्ग पे 9 मिलियन व्यूज आए। ये तो सिर्फ मेरी आईडी पे है ना, जो टिकटॉक पे दूसरे लोगों ने बनाया है वो तो ह्यूज है। लाइक उस पे जो रील्स बनी हुई हैं वो किसी पे 3 लाख हैं, किसी पे 5 लाख हैं, किसी पे मिलियन है, लेकिन मल्टीपल रील्स हो के मैं सिर्फ एक कंट्री में परफॉर्म करने गई थी, कनाडा। 1000 तो मेरे भी टिकटॉक पे हो गए हैं बातें करते करते। वेरी नाइस। और देखो ना मेरी जिंदगी की छोटी छोटी सी खुशी है। और मैं वो एक मुल्क में परफॉर्म करके आई हूँ और जब ये गाना वायरल होता है तो मुझे मल्टीपल कंट्री से कॉल आती है, आप परफॉर्म करने आई थी कनाडा, हमने देखा था। मैंने कहा हाँ मैं आई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं व्यूअर्स एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगी, आप देख रहे हैं कि जब पॉजिटिव चीज़ों के लिए, देखिए वायरल तो हम ही करते हैं, वायरल वाला तो कोई नहीं आके करता ना, हम ही शेयर करते हैं, हम ही करते हैं। जब आप अच्छी चीज़ों को वायरल करते हैं तो देखें कि हमारे जो स्टार्स हैं वो खुश कितने होते हैं। देखिए एक खुशी तो होती है, हम क्यों डिनाई करें। बिल्कुल। तो बुरी बुरी चीज़ें किसी भी स्टार की, आर्टिस्ट की निकाल के बुरी बातें करने के बजाय अगर हम अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें फॉरवर्ड करें तो क्या वो बेहतर नहीं है? ये एक्चुअली आज का शो करने का मेजर रीज़न ये था। देखो, यू टू आर लाइक माई फैमिली, मैं आपसे फ़ोन पे भी बात कर सकती हूँ, हम वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे, बट बात ये कि यहाँ पे बुला के बात करने का ये रीज़न था कि आप लोग जो ट्रोलिंग करते हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो अगले के बारे में, मतलब कोई खुशी की वीडियो बंदा लगा देता है, कोई बच्चों के साथ खेलते हुए, उसमें से एक कोई चीज़ आप ढूंढ के कोई नेगेटिव उसके ऊपर अगले की खुशी नहीं देखते। अब देखिए अली सिकंदर ने एक चीज़ प्रूव की कि आप रियलिटी शो का हिस्सा एक बड़े अच्छे, बड़े डिसेंट अंदाज में बन सकते हैं और आपको लोग फिर भी पसंद करेंगे, एंड यू कैन बी अ स्टार रिगार्डलेस। वो तो हो ही,
लेकिन मजीद अपने आप को आपने सोलिडिफाई किया। विद यू निम्रा, माशाल्लाह एक बड़ा खूबसूरत गाना बनाया और वो एक मिली भगत, और ये देखो बैठ के इसने एक्नॉलेज भी किया कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने किया, सबकी टीम का एक एफर्ट है पूरी। मैं तो इस चीज़ को बोलूँगी कि मैं अकेली होती तो शायद ही इतना खूबसूरत ना बनता। मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी, सबने मिलके बनाया और ये सबकी मेहनत है। मैं सबको क्रेडिट दूंगी, आप सबकी वजह से ये गाना हिट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे जितने लोग जिन्होंने ये गाना पसंद किया, आप सबकी वजह से हिट है। आप सबकी वजह से मैं आज बनी हूँ, वरना कौन कैसे बन सकता है? आज क्या बनी हो, कब की बनी हुई? मैं कब की बनी हूँ, लेकिन थप्पड़ लगाऊंगी कब आज बनी हूँ। जाने मेरी मानो बहुत पहले की बनी हुई। मैं छकड़े, मैंने तुम्हें क्या कहा था जब एक प्राइवेट चैनल पे हमारी मुलाकात हुई थी? व्हाट डिड आई से टू यू कि निम्रा तुम बहुत, एक्चुअली अली मैंने इसको ये बात की थी, मैंने कहा तुम बहुत आगे जाओगी बेटा, फोकस नहीं लूज करना, अच्छा काम करना है, वाहियाती की तरफ नहीं जाना। यही बातें कही थी ना, मैंने कहा वाहियाती की तरफ ना जाना, अपने डेकोरम और अपने रिस्पेक्ट को अपनी आवाज के बेसिस पे लेके चलो। ऐसे ही है नहीं, लेकिन ये लेके ज़्यादा बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है मेरी जिंदगी का। बिल्कुल भी मैं इसकी सपोर्ट नहीं हूँ, मैं इसकी फैन हूँ। नहीं, मैं फैन लाइक एन ओल्डर सिस्टर एंड अ मॉम। हाँ वो ये तो मुझे मामा बुलाती है अभी ऑन एयर। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो दोस्तों, ये निम्रा की असल माँ है, असल माँ वायरल। नहीं ऐसा, हाँ ये हो सकता है कल खबर लग जाए, ये असल हो जाए क्या ये निम्रा। और मैं आधी इंडस्ट्री की रूहानी मामा हूँ। रूहानी मामा हूँ। हर रूहानियत वाला ताल्लुक इसका बहुत सारे लोगों के साथ है। तुम्हारे साथ कितना प्यारा ताल्लुक है, आपकी अम्मी के साथ कितनी मेरी एक खूबसूरत, बड़ी देर से बात नहीं हुई, उनको मैं दीदी बुलाती हूँ प्यार से। व्हाट अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग शी इज। ऐसा लग रहा है अपनी टीवी लॉन में बैठे हुए हैं और टीवी लॉन में बैठ के अपने घर की बातें कर रहे हैं। अम्मा के साथ ये बात थी, भाई के साथ ये बात थी, लेकिन जब हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तुम्हारी वो बात की थी हमारी तो रिश्ते की, एक्चुअली तुम्हारी फोन पे बात हो रही थी, वो भाई से बात की थी। इस वक्त मैं इसके घर नहीं आया हुआ, 100 दफा आए हो मेरे घर। नहीं अभी नए वाले नहीं, इस सीन में, इस सीन। अच्छा तो अभी सॉन्ग ही सुन लेते हैं, उसके बाद अब किन चीजों पे काम कर रहे हो ये जानना बहुत जरूरी है, लेकिन वो ब्रेक के बाद बात होगी। बिकॉज आए हो तो नेक्स्ट क्या धमाका करने वाले हो, ना करना, बड़ी इज्जत बनाई है, खराब ना करना। अच्छा मैंने पॉजिटिव धमाके किए हैं, नहीं मैं इसलिए तो कह रही हूँ, बार-बार रिमाइंडर दे रही हूँ। ये भी गाना मेरी एल्बम का पहला गाना है, ये तो पहला था, ये तो हमारा वैसे एक रैंडम गाना था। मेरी एल्बम के 12 गाने जिनमें से ये पहला गाना अभी लॉन्च किया है 3 दिन पहले, तो वो मैं वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, निम्रा मेहरा हमारे साथ हैं, अली सिकंदर भी हमारे साथ हैं। अली आपने एक सॉन्ग गाया था, अभी हम ब्रेक में जब गए तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भाई अली सिकंदर ने भी तो गाना गाया है, वो भी तो सिंगर है, तो क्या आप सिंगर हैं? आप देखिए, अब अगर मैं कहूँ तो हाँ, क्योंकि गा गुनगुना मैं पहले भी लेता था, मेरे ब्लड में है। मेरा भाई ज़्यादा सीरियसली सिंगिंग को लेता है, मैं नहीं लेता था। लेकिन अम्मी की भी आवाज़ बड़ी खूबसूरत। अम्मी की क्या मतलब, अम्मी अनायत हुसैन भट्टी साहब की साहबजादी, और उनके बाद सबसे सुरीली एक या वो है या उसके बाद वसीम मामू है, तो वो तो अम्मी से हमें ज़्यादा मिला, अब्बा जान का कोई ध्यान नहीं था सिंगिंग में। सो वो इस शो में एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एक गाना लिखा जाए, तो जो मेरी अपनी एक जर्नी में मैंने फील किया वो अल्लाह ताला ने कोई आमद की, बिकॉज लिखता तो हूँ, तो कोई वो आधे घंटे में तैयार हो गया। उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम वो सुनना चाह रहे हैं। आई वुड लव टू कि हम वो सुनना चाह रहे हैं, जरा कुछ गुनगुनाएंगे। कानों का अभी हमने जैसे ब्रेक से अभी पहले बात की थी डेंगू के कि अगर नाक से खून निकल आए या कहीं हो गया कान वगैरह से तो डॉक्टर पे फौरन जाए, तो अगर इस गाने को सुनने के बाद कानों से खून निकलता है तो डॉक्टर से रुजू ना कीजिएगा, बस अली सिकंदर को फॉलो ना कीजिएगा। और अगर आपके दिल को लगा तो इन सारी बातों को इग्नोर कीजिएगा। ये भी बात सही है जी। किस्मत मेरी बोली अब देख तमाशा, भटका तू दर बदर अब संभल जरा सा। किस्मत मेरी बोली बोली अब देख तमाशा तमाशा, भटका तू दर बदर बदर अब संभल जरा सा। इस घर में आए खुद खुद से मिले हम, कई बार गिरे हम,
हर बार उठे हम यही तमाशा, तमाशा गदर मचा जा दिखा दे सबको, दिखा तमाशा यही तमाशा, तमाशा गदर मचा जा खुद से लड़ ले, दिखा तमाशा। नहीं जाना मैनू तुसी न फोर्स करो, हारा नहीं जितया मैं हुण ना अफसोस करो, यही तमाशा गदर मचा जा। क्या बात है। ये अब ज्यादती है इतना। ओपनिंग जरा कमजोर थी लेकिन इनिंग्स इन्होंने अच्छी खेली है। हम थोड़ा लाइव थे तो अभी जरा। आप यूजुअली डेड होते हैं। सुबह उठ के लाइव गाना हिम्मत की बात है, गा दिया ना। वेल डन। अच्छा किचन में नजर डालनी है आपने? नहीं, आप आंखें बंद रखिएगा। मैं डालूंगी। हाँ जी आप डालें। हाँ, किचन में क्या सिचुएशन है? चिकन टिक्का रोल पराठा बिल्कुल रेडी है, उसके साथ इमली की चटनी एंड पुदीना की भी चटनी रेडी। लुक्स ऑसम। Thank यू। हर दिल अजीज एक फेवरेट चीज और कुछ सेट पे मिले ना मिले हम पराठा रोल जरूर मंगा लेते हैं। ये पराठे का सेट तो नहीं होगा ना? हाँ। है ना, मतलब हाँ मिलेगा। होगा, मिलेगा। वेरी गुड। इस साल तो मिलेगा। इस साल तो मिलेगा। अच्छा ये अवार्ड्स के बारे में लोग अक्सर कहते हैं लेकिन जो कहते हैं उनको कभी भी नहीं मिलता। अच्छा तो एक बात बताओ, उसको तो देते ही नहीं ना वो। जी अब ये बताइए कि हम जब बात कर रहे हैं अवार्ड्स की तो पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ हर बंदे का एक कनेक्शन रहा है, चाहे वो बचपन में रहा हो लेटर ऑन। तो एक काम एक सर्टन क्वालिटी का काम बना करता था, जैसे कि नीलाम घर है, फॉर डेकेड्स वो शो चला और फिर बड़े लोगों ने उसको कॉपी भी करने की कोशिश की और प्राइवेट चैनल्स ने किया भी। अच्छा ड्रामों की बात करें, धूप किनारे, तन्हाइयाँ, ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे ये यू नो लाइक खुद देखे हो या ना देखे हो उनके बारे में पता जरूर है। बिल्कुल। क्या कहोगे? तुम्हारी फैमिली की तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है पीटीवी के साथ। देखिए पीटीवी मेरे लिए पहला स्कूल इसलिए भी कि मेरे जो बड़े हैं उनकी एक्चुअल तरबियत पीटीवी से हुई। सबसे ज़्यादा काम मेरे मामू वसीम अब्बास साहब ने किया पीटीवी के लिए, फिर मेरे वालिद आगा सिकंदर वारिस प्ले में भी थे, फिर मेरे नाना बहुत साल तक लेट इनायत हुसैन भट्टी साहब, वो जैसे मेरे घर में दो माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, इनायत हुसैन भट्टी साहब और वसीम अब्बास साहब। सो वो एक बहुत साथ रहा पीटीवी के साथ और बहुत एक लंबा सफ़र रहा। देन मुझे मौका मिला, मेरा समहाउ डायरेक्ट पीटीवी में मैंने कम काम किया बट आउटसोर्स से ज़्यादा किया। सो पीटीवी एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि आप रात में एक गाना गाते हैं और वायरल एक्चुअली क्या होता है जो वायरल वो जमाना था, तरद्दुद के साथ होता है। आप नीलाम घर में जाते हैं, आप बच्चे, आपको किताब का तोहफा मिला है, अगले दिन पूरा पाकिस्तान आपके लिए तालियां बजा रहा है। बिकॉज मैंने एक डिबेट कंपटीशन किया अपने कॉलेज टाइम में, उसमें जीता, तो बाहर निकल के मुझे था मैं वायरल हूँ। उस वक्त ना मोबाइल थे ना कुछ और था। तो पीटीवी हमेशा हम सबके सबसे करीब रहेगा बिकॉज एक लेगेसी जो स्टार्ट हुई वो पीटीवी था। अब उसके बाद उसके सब पौधे शाखें वहीं से लोग निकले और फिर आगे आगे ये इतना बड़ा नेटवर्क अब पूरा जो चेन है वो बना। मेरा तो पीटीवी के साथ ऐसा कनेक्शन है क्योंकि मैं इतनी वो तो नहीं हूँ पुरानी जो मैं कहूँ कि मैंने बहुत वो टाइम देखा था, लेकिन मेरे बाबा सबसे पहले मुझे जिस चैनल में लेकर आए थे वो पीटीवी था और मेरा पहला गाना जो मैंने गाया था वो पीटीवी का था और पहला शो जो मैंने किया था वो भी पीटीवी का था। तो मुझे तो वो पहला जो एक ब्रेक थ्रू देते हैं या ऐसे कि एक मौका दिया था कि मैं स्क्रीन पे आके गा सकती हूँ, वो पीटीवी ने दिया था। उसके बाद बाकी चैनल्स आए, बाकी उसके साथ काम किया, सब किया, लेकिन पीटीवी का मेरी ज़िंदगी में एक वो मुकाम है कि अगर ये मुझे मौका ना देते तो एक ये। और सिंगर्स हैव सेड दैट, इतने शो पे लोग आए, उन्होंने कहा हमने पहला आपके सॉन्ग पे गाया है, हमने फलाना जगह किया। मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर ऐड करूँगी, हम सॉरी कि पीटीवी पे तो मैंने आके गाया था, लेकिन पीटीवी पे मुझे बाबा तो लाए थे और अली अब्बास हमारे एक सिंगर हैं, बिल्कुल बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत गाते हैं। मैं हमेशा उनका थैंक्स बोलती हूँ, हर शो में बोलूँगी और मैं हमेशा इस चीज़ को याद भी रखूँगी कि उन्होंने मुझे पहला मौका दिया था गाने का मेरे साथ पीटीवी पे। पीटीवी का वो शो था, रीमा जी उसको कर रही थी और नदीम साहब उस शो के थे गेस्ट थे, तो मैंने वो पहला शो एज मेन लीड सिंगर किया था। उन्होंने मुझे चांस दिया था मेरे साथ उनके साथ गाने का, तो वो भी एक मेरे लिए, मैं उन चीज़ों को बहुत याद रखती हूँ। मैं हमेशा उस चीज़ को बहुत अडॉर करती हूँ कि यार
अगर ये लोग मौका नहीं दें, हमारे सीनियर्स हमें मौका नहीं देंगे, ये चैनल हमें मौका नहीं देंगे तो हम नहीं गा पाएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए तो व्यूअर्स हम हमेशा कहते हैं कि जहाँ पे पीटीवी पे मौका दिया जाता है, प्राइवेट चैनल से भी रिक्वेस्ट है कि जस्ट वो लोग नहीं जो ऑलरेडी हिट और वायरल है, उन लोगों को भी बुलाएं जो लोग आगे आना चाहते हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म्स ही मौका नहीं देंगे व्यूअर्स तो फिर कौन देगा? सो पीटीवी इज़ ऑलवेज एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज। आपके अंदर कोई टैलेंट है व्हाटएवर शो में भेजें, हम कोशिश करेंगे आपको ज़रूर अकोमोडेट। बाकी चैनल्स को होता है कि आप हैं क्या पहले बताएं फिर बुलाएंगे। पीटीवी कहता है आप आए, हम आपको बताते हैं, हम आपको बताते हैं कि आप क्या आप में क्या है, फिर हम दुनिया को बताएंगे। पीटीवी ये करता है। और मेरी पीटीवी से जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि पीटीवी एक्चुअली हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इक्विप्ड है। तो पीटीवी को वो जो एक चेन था जिसमें बहुत सारा न्यू टैलेंट एक्चुअली आता था, बहुत अच्छे शोज थे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन थी। सो प्लीज़ कम बैक विद न्यू प्रोडक्शंस। हम सब चाहते हैं कि हम पीटीवी के लिए बहुत काम करें, और स्पेशली जो इतने सारे लोग हैं जो वाकई प्राइवेट चैनल्स तक या प्रोडक्शन हाउसेस तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए कुछ ना कुछ फिर से ज़रूर करें। और हम एक्चुअली कर रहे हैं। आई कांट टेल यू, हमने सिंगिंग कॉम्पिटिशंस किए हैं, हमने ब्यूटिशियंस को मौका दिया है, हम हर किस्म की कोशिश करते रहते हैं, बिकॉज द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे अगर हमने भी नहीं किया तो फिर कौन करेगा? एग्जैक्टली। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है? देखिए अभी तो बिल्कुल वापसी हुई है। जब मैं गया था तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं आगा से पूछा, मैं कहा यार कितने के दिन मैं रह लूँगा वहाँ पे, तो इज्जत वाला सफ़र होगा। तो मैं कंफ्यूज था, तो उसने कहा यार 2-3 हफ्ते रह ले तो बड़ी बात है। सो मैं आखिरी वीक तक रहा। अब आया हूँ तो चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। सोशल मीडिया ज़िंदगी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी किस्म का एक माहौल बन गया है। यूट्यूब भी बना लिया है, अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, इंस्टाग्राम भी है और टिकटॉक भी है, राइट? तो वो सब चीज़ों पे एकदम फैंस और एक फाइटर्स बन गए। तो मुझे लगता है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। एकदम से मैं हर चीज़ को हाँ नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें हैं, 1-2 स्क्रिप्ट्स हैं बहुत अच्छे, जैसे अभी भी मेरे 2 सीरियल एज राइटर ऑन एयर हैं। जब मैं गया था तो तब ऑन एयर हुए थे एक प्राइवेट चैनल से। सो अभी कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग का काम है। आई वांट टू कम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग शो, समथिंग विद अली सिकंदर। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। मुझे लगता है कि बहुत जल्द अब लोग मुझे बहुत ज़्यादा देखेंगे। कमर्शियल्स हैं वो चलते रहते हैं, वो फिर 1-2 अभी किया है, 1-2 दिन बाद शूट है, तो फिर वो आपको कमर्शियल्स में तो मैं आपके घर में आता जाता रहता हूँ, तो वो नहीं रहता हूँ और फिर जाता ही नहीं हूँ। अच्छा, बट बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। निम्रा, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू? अभी बाहर से कनाडा से टूर करके आई, एल्बम, गाना, शाना, ये वो सब अभी तो बैक टू बैक बहुत काम माशाल्लाह चल रहा है, और मेरा भी चल रहा है, आपका शोज भी बहुत चल रहे हैं, मेरा अपना शो भी चल रहा है और मेरे कॉन्सर्ट्स बहुत चल रहे हैं। अभी उसकी एक लंबी लाइन है, उस पर वो उसकी वजह से मैं ज़्यादा थक जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ मेरे बैक टू बैक मैं अपने कनाडा शूट करके आई थी गाने 5, और बाकी कुछ पाकिस्तान में किए थे, तो बस बैक टू बैक रिलीज़ होने वाले हैं। एक कल हो जाएगा, एक 3 दिन पहले हुआ है, एक 5 दिन पहले हुआ है जो वायरल चल रहा है। तो बस बैक टू बैक वो आ रहे हैं, और सब हर टाइप का जॉनरा मैंने गाया है। एंड यू आर आल्सो ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक। मैं हर जगह पाई जाती हूँ। स्नैपचैट पे भी हो? नहीं। हाँ जी, नहीं मुझे भी नहीं आती। मुझे भी नहीं आती स्नैपचैट पे नहीं, और टिकटॉक पे मुझे लगता है हमसे नॉर्मल चैट नहीं होती तो हम स्नैपचैट क्या करें? मतलब इतना कौन वेला है भाई? मुझे लगता है स्नैपचैट बड़े को वेले बंदों का काम है। हम सॉरी है नहीं, मैं ऑन एयर कह रही हूं। पूरी टीम को तुमने अपसेट कर दिया। अहमद हाशमी तो क्या होगा, तुम्हारी तो जिंदगी स्नैपचैट पे चलती है। हमारे कंटेंट हेड नहीं को आइडियाज कैसे आते हैं? उसको आते ही सारे को टिकटॉक से, वो कह रही हूं स्नैपचैट से। उनकी स्ट्रीक टूट जाए ना, उसकी जिंदगी खत्म। वो उनकी जिंदगी टिकी होती है, स्ट्रीक खत्म हो जाएगी। स्ट्रीक पहले ये टूट जाए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह का शुक्र है हमें नहीं पता, हम नहीं जानना चाहते। आप अपने तक रखे, काम करने वाले लोग जो है वो स्ट्रीकों की टेंशन नहीं लेते। हाँ, ये अब समझाएं इनको। ये जो बैक कैमरा है, वो मेरी स्टाइलिस्ट निदा मुझे गंदी लोग दे रही है क्योंकि इसकी और मालिका की स्ट्रीकें चलती रहती है ना। लेकिन खैर, ये बातें हम शो के बाद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू टू अ वंडरफुल शेफ फॉर क्रिएटिंग थिंग्स दैट विल कीप अली सिकंदर कंफर्टेबल एंड पैसिव। तब तक एक दिन के लिए मुलतवी करते हैं, अगले दिन मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो कल। लेकिन उससे पहले निम्रा मजीद वायरल एक गाना